नमस्कार और इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो है वो है फिल्म हाउसफुल 5 के प्लॉट कट मतलब कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प ब्यौरा। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि इसके उतार चढ़ाव, इसकी कॉमेडी और जो रहस्य का ताना बाना है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो कहानी हमें ले जाती है एक कह सकते हैं बेहद आलीशान क्रूज शिप पर। अरबपति हैं रंजीत डोबरियाल, उनका 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। अच्छा। तो जाहिर है पार्टी तो बहुत बड़ी और शानदार होगी ही। हाँ बिल्कुल, ग्रैंड पार्टी। लेकिन इसी चमक दमक के बीच कहानी में एक आप कहिए बड़ा मोड़ आता है। ठीक है, चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो होता ये है कि पार्टी शुरू होने से ठीक पहले रंजीत डोबरियाल की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। ओह ये तो मतलब शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पारिवारिक झटका नहीं था, ये मतलब एक बहुत बड़ा व्यावसायिक संकट भी खड़ा कर सकता था। सोचिए, 69 बिलियन का साम्राज्य है और उसके मुखिया की अचानक मौत। इसकी खबर से तो बाजार में उथल-पुथल मच सकती थी, शेयर्स गिर सकते थे। हाँ बिल्कुल। तो इसी डर से रंजीत के बेटे देव और कंपनी के जो बोर्ड में कुछ खास लोग थे, उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इस मौत की खबर को अभी दबा दिया जाए, मतलब दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा जाए। अच्छा, तो ये बोर्ड में कौन कौन थे उस वक्त जब ये फैसला हुआ? देखिए, मुख्य रूप से तो बेटा देव था, जो खुद को अगला वारिस मान रहा था। फिर उसका भरोसेमंद बॉडीगार्ड बटुक और दो बहुत महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट अधिकारी। एक तो माया, जो सीएफओ थी, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी के सारे पैसे का हिसाब किताब देखती थी। फाइनेंस हेड। हाँ, और दूसरे थे बेदी, सीओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, रोजमर्रा के कामकाज के इंचार्ज। तो इन सब ने मिलकर यह तय किया कि ये राज अभी राज ही रहेगा, पर कहानी का राज तो वो अभी खुलना बाकी था। हाँ, क्योंकि तभी एंट्री होती है वकील लूसी की, और वो भी अकेली नहीं, एक होलोग्राफिक वसीयत के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। ये होलोग्राफिक वसीयत रंजीत ने शायद पहले ही रिकॉर्ड करवा रखी थी और लूसी उसे एक्टिवेट कर देती है, चालू कर देती है। और उस वसीयत में वो धमाका होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। क्या क्या था उसमें? रंजीत डोबरियाल ने अपनी पूरी जायदाद, मतलब पूरे 69 बिलियन पाउंड्स, अपनी पहली शादी से हुए अपने खोए हुए बेटे जॉली के नाम कर दी थी। ओ, देव, जो खुद को वारिस समझ रहा था, उसके लिए तो ये मतलब पैरों तले जमीन खिसकने जैसा था। एक खोया हुआ बेटा जॉली, ये तो किसी पुरानी हिंदी फिल्म जैसा प्लॉट ट्विस्ट लग रहा है ना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, सही? क्योंकि एक जॉली नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो वो हाउसफुल वाला कंफ्यूजन और कॉमेडी का तड़का लगता है। शिप पर अचानक 3 अलग-अलग लोग पहुंचते हैं और तीनों अपनी अपनी साथी महिलाओं के साथ। पहले हैं जलालुद्दीन, रितेश देशमुख का किरदार, जिनके साथ ज़ारा हैं। अच्छा। दूसरे हैं जलभूषण, अभिषेक बच्चन, जिनके साथ शशिकला हैं। और तीसरे हैं जूलियस, अक्षय कुमार, जिनके साथ कांची हैं। 3 लोग। और सबसे अजीब बात यह है कि तीनों का दावा है कि वही असली जॉली है। और इतना ही नहीं, आपने बताया कि तीनों के पास सबूत भी हूबहू एक जैसे हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब क्या इसके पीछे कोई साजिश है? यही तो कहानी का मजा है। एक जैसे सबूत होना ये अपने आप में ही बहुत संदिग्ध है, बहुत अजीब है। ये साफ इशारा है कि या तो ये तीनों मिलकर कोई गेम खेल रहे हैं, या फिर कोई और है पर्दे के पीछे जो इन सब का नचारा है। देव, जो पहले ही वसीयत वाले झटके से परेशान था, वो इस नई मुसीबत से पूरी तरह बौखला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि असली कौन है, नकली कौन है। तो देव क्या करता है सिचुएशन में? उसे तो सच जानना ही होगा ना। हाँ, वो फौरन एक्शन लेता है। शिप पर इत्तेफाक से एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अमन जोशी। देव उनसे तुरंत डीएनए टेस्ट करवाने का इंतजाम करता है, ताकि पता चले भाई असली वारिस कौन है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लगता है कि चलो अब शायद रहस्य सुलझ जाएगा, लेकिन कहानी इतनी सीधी कैसे हो सकती है, खासकर हाउसफुल की। बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसी रात पार्टी में कुछ ऐसा होता है जो मामले को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा देता है। वो आखिरी पास्ता वाला किरदार, उसका क्या रोल था इसमें? आखिरी पास्ता, वो शायद किसी का कुछ बिगाड़ने या चक्कर में था। वो किसी एक शख्स के ड्रिंक में चुपके से कोई नशीली दवा मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि ऐसी कॉमेडी फिल्मों में अक्सर होता है, गड़बड़ हो जाती है। वो दवा गलती से गिर जाती है कॉमन पंच बोल में। अरे बाप रे! हाँ, और उसमें से पार्टी के लगभग सभी लोग पी रहे होते हैं। ओहो,
इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब पूरी पार्टी नशे में धुत, वो तीनों नकली जॉली, उनके साथी, पार्टी में मौजूद बाकी मेहमान, सब के सब आउट। और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो किसी को पिछली रात का कुछ भी याद नहीं रहता। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। क्लासिक केस ऑफ कलेक्टिव एमनीजिया। अब ये सिचुएशन सुनने में तो मजेदार लग सकती है, लेकिन इसके जो नतीजे थे वो बहुत गंभीर होने वाले थे। गंभीर? मतलब आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं इशारा कर रहा हूं उस तरफ जहां कहानी एकदम से कॉमेडी से अचानक एक डार्क टर्न लेती है। यहां दिलचस्प बात यह है कि सुबह पता चलता है कि डॉक्टर अमन जोशी, वो अकेले शख्स जो डीएनए टेस्ट के जरिए असली वारिस की पहचान बता सकते थे, उनकी हत्या हो चुकी है। क्या? डॉक्टर की हत्या? अरे, अब ये मामला सिर्फ जायदाद के झगड़े और कॉमेडी का नहीं रहा, ये तो सीरियस क्राइम बन गया। बिल्कुल सही कहा आपने। अब शिप पर डर और शक का माहौल है, और सबसे ज्यादा घबराहट किसे होगी? जाहिर है उन तीनों नकली जॉली और उनके साथियों को। उन्हें डर लगता है कि कहीं पुलिस उन पर शक न कर ले। पिछली रात नशे में क्या हुआ किसी को याद तो है नहीं। क्या पता उनमें से किसी ने नशे की हालत में कुछ कर दिया हो? या कोई और इसका फायदा उठा रहा है। तो वो क्या करते हैं? सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे, खुद को बचाने की। हाँ, वो बुरी तरह फंस गए महसूस करते हैं। वो डॉक्टर जोशी की हत्या से अपना कोई भी कनेक्शन छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और इसी घबराहट और बदहवासी में वो एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें रंजीत डोबरियाल की लाश को भी तो ठिकाने लगाना था, जिसे उन्होंने अब तक छुपा कर रखा था। हाँ, वो लाश तो थी ही, लेकिन इस बार क्या गड़बड़ होती है? इस बार गड़बड़ ये होती है कि शिप पर एक और लाश मिलती है, सीओ बेदी की। उसे गोली मारी गई थी। बेदी की भी मौत? हाँ, अब हमारे ये तीनों हीरो जलालुद्दीन, जल्ब और जूलियस, वो रंजीत की लाश को ठिकाने लगाने की हड़बड़ी में गलती से उसे बेदी की लाश से बदल देते हैं। अरे भगवान! सोचिए जरा सिचुएशन। अब शिप पर दो लाशें हैं, एक कत्ल हुआ है, असली वारिस का पता नहीं, और 3 नकली वारिस बुरी तरह उलझे हुए हैं। पूरी तरह से अराजकता, क्योस। बाप रे, 2 लाशें, 3 नकली वारिस, अरबों की जायदाद दांव पर। अब तो पुलिस का आना बनता ही है ना, मतलब बुलाना ही पड़ेगा। और पुलिस आती भी है, लेकिन वो भी बड़े अनोखे अंदाज में। 2 निलंबित पुलिस अधिकारी, चीफ इंस्पेक्टर बाबा जैकी श्रॉफ और चीफ इंस्पेक्टर भिड्डू संजय दत्त। निलंबित? सस्पेंडेड? हाँ, शायद किसी पुराने केस की वजह से सस्पेंड चल रहे होंगे। वो इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए शिप पर पहुंचते हैं। शायद उनके लिए ये खुद को फिर से साबित करने का एक मौका है। अच्छा, और उनके साथ कोई सीनियर भी था क्या? हाँ, उनके पुराने बॉस, एक अनुभवी इंटरपोल ऑफिसर दगड़ू हुलगुंड नाना पाटेकर, भी शिप पर आ जाते हैं। अब इंटरपोल का नाम जुड़ गया, मतलब मामला कितना गंभीर और इंटरनेशनल लेवल का हो गया है। अब लगता है कि चलो, शायद ये अनुभवी अफसर इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा लेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है, या कहानी में और भी मोड़ आने वाले हैं? मुझे शक है। मोड़ तो अभी बहुत बाकी हैं। ये हाउसफुल है, सीधी कैसे चलेगी? हत्याओं का सिलसिला रुकते ही नहीं है। सीओ बेदी के बाद शिप के कैप्टन समीर की भी हत्या हो जाती है। कैप्टन की भी? क्यों? शायद कैप्टन कुछ जानता था, हो सकता है वो किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो। उसकी मौत से मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। और वो जो जांच करने आए थे पुलिस वाले, बाबा और भिड्डू, हाँ, उनका क्या हुआ? उनके साथ तो और भी बुरा होता है। हालात कुछ ऐसे बनते हैं, सबूत कुछ इस तरह मिलते हैं कि शक की सुई घूम फिरकर उन्हीं पर आ जाती है। उन्हीं पर? पुलिस वालों पर ही? हाँ, शायद उनकी वो पुरानी सस्पेंशन वाली हिस्ट्री या मौके पर उनकी मौजूदगी उन्हें ही संदिग्ध बना देती है। नतीजा ये होता है कि उन्हें ही गलत तरीके से संदिग्ध मानकर कैद कर लिया जाता है। अब सोचिए, जो जांच करने आए थे वो खुद ही सलाखों के पीछे पहुंच गए। ये तो कमाल की सिचुएशन है। मतलब असली कातिल बाहर घूम रहा है, एक के बाद एक कत्ल किए जा रहा है, और पुलिस वाले खुद कैद में हैं। यहाँ पर ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। तो अब शक किस पे जाएगा? कौन बचा है? अब देखिए, शक के दायरे में मुख्य रूप से 3-4 लोग ही बचते हैं। एक तो बेटा देव, जिसे वसीयत से बेदखल किया गया था और जिसके पास जायदाद हड़पने का सबसे तगड़ा मोटिव था। हाँ, बिल्कुल। दूसरी सीएफओ माया, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेड थी। उसके अपने राज हो सकते हैं, पैसों का मामला है। बिल्कुल। और तीसरे, वो 3 नकली जॉली, जलालुद्दीन, जलभूषण और जूलियस, जो शुरू से ही झूठ बोल रहे थे। क्या उनमें से कोई सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने या कोई पुराना राज छुपाने के लिए ये सब कर रहा था? ये गुत्थी तो सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है।
आखिर असली कातिल है कौन और उनका मकसद क्या है, सिर्फ पैसा या कुछ और भी? और यहीं पर ये कहानी एक ऐसा पैंतरा बदलती है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। जांच आगे बढ़ती है, सबूत मिलते हैं, कड़ियां जुड़ती हैं और आखिरकार असली मास्टरमाइंड का पर्दाफाश होता है, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। कैसा ट्विस्ट? कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल कोई एकदम ही बाहर का आदमी है जिसका नाम अभी तक आया ही नहीं? नहीं, कातिल तो इन्हीं संदिग्धों में से ही है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस फिल्म के दो अलग-अलग संस्करण मौजूद हैं, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। क्या? एक मिनट, दो अलग वर्जन एक ही फिल्म के? हाँ, और दोनों संस्करणों में मास्टरमाइंड अलग-अलग है। क्या बात कर रहे हैं? एक ही कहानी, एक ही सेटअप, एक जैसे कत्ल, लेकिन दो अलग-अलग कातिल। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही अनोखा एक्सपेरिमेंट है। जी हाँ, ये वाकई बहुत अनोखा है। संस्करण 5A में जब पर्दा उठता है तो पता चलता है कि असली साजिशकर्ता देव था, रंजीत का बेटा। देव? अच्छा। हाँ, उसने पहले डॉक्टर जोशी को मारा ताकि डीएनए का सच बाहर ना आ सके। फिर उसने सीओ बेदी को मारा, शायद इसलिए कि बेदी उसके राज जान गया था या उसके रास्ते का रोड़ा बन रहा था। और आखिर में कैप्टन समीर को मारने के लिए उसने जलभूषण यानी अभिषेक बच्चन वाले किरदार के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि कैप्टन शायद उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। मकसद बिल्कुल साफ था, सारे रोड़े हटाकर वो 69 बिलियन की विरासत अकेले हड़पना चाहता था। अच्छा, तो एक वर्जन में देव विलन है, अपने ही पिता की मौत के बाद जायदाद के लिए कत्ल पर कत्ल कर रहा है, और दूसरे वर्जन 5B में क्या होता है? उसमें कौन है मास्टरमाइंड? संस्करण 5B में कहानी वही रहती है, हत्याएं भी वही होती हैं, सस्पेंस भी वैसा ही बनता है, लेकिन जब मास्टरमाइंड का खुलासा होता है तो वो देव नहीं बल्कि सीएफओ माया निकलती है। माया, फाइनेंस वाली। हाँ, माया। पता चलता है कि माया जुए के भारी कर्ज में डूबी हुई थी। उसे पैसा चाहिए था, किसी भी कीमत पर। उसने भी पहले डॉक्टर जोशी को रास्ते से हटाया ताकि असली वारिस का पता न चले और ये कंफ्यूजन बना रहे, जिससे उसे मौका मिल सके। फिर उसने भी कैप्टन समीर को ठिकाने लगाने के लिए जलभूषण के साथ पार्टनरशिप की, क्योंकि कैप्टन उसके भी राज जान गया था और ब्लैकमेल कर रहा था। उसका मकसद था जायदाद में से किसी तरह अपना हिस्सा निकालना ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। वाह, ये तो सचमुच कमाल का ट्विस्ट है। मतलब एक ही कहानी, लगभग वही सारे घटनाक्रम, लेकिन एंड में दर्शक या तो देव को या माया को असली मुजरिम बनते हुए देख सकते हैं। ये तो कहानी कहने का एक बिल्कुल नया तरीका है। बड़ा रिस्की भी हो सकता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कथा संरचना का, नैरेटिव स्ट्रक्चर का एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही जैसी सिचुएशन में अलग-अलग किरदारों के पास क्राइम करने के लिए उतनी ही मजबूत और उतनी ही विश्वसनीय कारण हो सकते हैं। लालच, मजबूरी, डर, ये इंसानी भावनाएं हैं जो किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। ये जो वैकल्पिक अंत वाला आइडिया है, ये न सिर्फ दर्शकों को चौंकाता है बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या सच वाकई एक होता है या वो देखने वाले के नजरिए पर भी निर्भर करता है। तो मतलब एक वर्जन में देव और जलभूषण पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, और दूसरे में माया और जलभूषण। लेकिन कहानी का अंत यहीं हो जाता है क्या? वो असली जॉली का क्या हुआ जिसका जिक्र वसीयत में था, वो मिला या नहीं? लाल है, और जिसे शायद बॉबी देओल जैसे किसी एक्टर ने निभाया हो, जैसा कि स्रोत में इशारा है, वो अचानक सबके सामने आ जाता है। असली वारिस आखिर वो आई गया, तो क्या वो अपनी जायदाद क्लेम करता है? अब तो वही मालिक है। यहीं पर कहानी का सबसे संतोषजनक और शायद सबसे हाउसफुल वाला मोमेंट आता है। पता चलता है कि ये जो जलाल है, ये पहले से ही एक बेहद कामयाब और अमीर अरबपति है। उसे अपने पिता की 69 बिलियन की दौलत की कोई जरूरत या लालच है ही नहीं। अच्छा, पहले से ही अमीर है? तो फिर वो क्या करता है? वो एक बहुत बड़ा दिल दिखाता है। वो पूरी 69 बिलियन पाउंड की विरासत को खुशी-खुशी त्याग देता है और ऐलान करता है कि ये दौलत उन सब लोगों में बांट दी जाए जो इस पूरे झमेले में शामिल थे, शायद दोषियों को छोड़कर बाकियों में। ये उसकी उदारता है और कहानी को एक बहुत ही सुखद पॉजिटिव मोड़ देती है। तो आखिरकार असली वारिस मिला भी, तो ऐसा जिसे पैसे की जरूरत ही नहीं थी, और जो लोग पैसों के पीछे पागल हो रहे थे, कत्ल कर रहे थे, वो पकड़े गए। यानी देव या माया, जो भी उस वर्जन का विलन था, और उनका साथी जलभूषण, उन्हें उनके किए की सजा मिलती है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाँ बिल्कुल,
कानून अपना काम करता है और हमारे जो 3 नकली जॉली थे, जो शुरू में भले ही धोखेबाज लग रहे थे, लेकिन बाद में एक तरह से हालात के शिकार बन गए, जूलियस अक्षय और जलालुद्दीन रितेश, उन्हें उनकी साथी महिलाओं कांची और ज़ारा के साथ हैप्पी एंडिंग मिलती है। ज़ारा जलालुद्दीन के साथ और कांची जूलियस के साथ। और असली जलाल वो तो अपनी दुनिया में वैसे ही खुश है, पर इंसाफ मिलता है। जब असली कातिल पकड़े जाते हैं तो उन पर लगे झूठे इल्जाम हट जाते हैं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ पुलिस फोर्स में बहाल कर दिया जाता है। उनकी भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है, निचोड़ क्या है? मतलब ये कि हाउसफुल 5 की कहानी सिर्फ हंसी मजाक और कंफ्यूजन का एक पुलिंदा भर नहीं है। ये एक काफी जटिल ताना बाना है जिसमें कॉमेडी है, सस्पेंस है, हत्या का रहस्य है, ढेर सारे अप्रत्याशित मोड़ हैं और सबसे अनोखी बात, ये एक डबल एंडिंग वाला एक्सपेरिमेंट है। एक अरबपति की मौत से कहानी शुरू होती है, फिर नकली वारिसों का हंगामा और अफरा तफरी, फिर कत्ल की गुत्थियां, जांच पड़ताल के उतार चढ़ाव और अंत में एक ऐसा समाधान जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि एक तरह की संतुष्टि भी देता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये पूरी कहानी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसमें सब कुछ है। इसकी मुख्य तत्व हैं एक रहस्यमयी मौत, अरबों की विरासत की दौड़, 3 नकली दावेदार जो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, एक के बाद एक होती हत्याएं जो कॉमेडी के माहौल में भी एक सिहरन पैदा करती हैं, 2 पुलिस वाले जो हीरो बनने के चक्कर में विलन बना दिए जाते हैं, फिर 2 अलग-अलग मास्टरमाइंड वाला वो अनोखा ट्विस्ट, और अंत में एक ऐसे असली वारिस का सामने आना जिसे दौलत की कोई परवाह ही नहीं बल्कि वो उसे बांट देना चाहता है। ये सब मिलके इसे एक यादगार कहानी बनाते हैं। कम से कम कागज पर तो ऐसा ही लगता है। ये सब सुनकर वाकई लगता है कि कहानी में बहुत कुछ चल रहा था। एक साथ इतने सारे ट्रैक, इतने सारे किरदार और फिर ये डबल एंडिंग का फंडा काफी एम्बिशियस लगता है। और यहीं से ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि एक ही कहानी के ढांचे में एक ही जैसे घटनाक्रम के साथ 2 अलग-अलग किरदारों का मास्टरमाइंड होना, ये कहानी कहने की कला के बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ दर्शकों को ज्यादा सस्पेंस देने या शायद फिल्म दोबारा देखने का एक बहाना देने का तरीका है? या इसका कोई गहरा मतलब भी हो सकता है? क्या ये दिखाता है कि कैसे कथाओं को, नैरेटिव्स को कितनी आसानी से बदला जा सकता है सिर्फ फोकस शिफ्ट करके? या शायद ये अपराध और उसके पीछे छुपे मकसद की जो जटिल मल्टी लेयर्ड प्रकृति होती है उस पर रोशनी डालता है? क्या वाकई अलग-अलग दबाव, अलग-अलग हालात, अलग-अलग लोगों को एक जैसे संगीन जुर्म करने पर मजबूर कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर इस कहानी के आधार पर, सिर्फ कहानी के आधार पर सोचा जा सकता है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि क्या परिस्थितियां इंसान को अपराधी बनाती हैं या इंसान के अंदर का लालच या डर उसे अपराधी बनाता है और परिस्थितियां बस एक मौका देती हैं। खैर, ये एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही इस अनोखी कहानी पर। इस गहरी बातचीत में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।